माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर 2 मैथमेटिकल मेथड्स और आज है उसका लेक्चर नंबर 3 जिसमें हम स्टडी करने वाले वेक्टर ऑपरेशंस कैसे करते हैं। ऑपरेशंस मतलब क्या, जैसे कि एडिशन होती है, सब्ट्रैक्शन होती है, मल्टीप्लिकेशन होता है। तो वेक्टर्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करेंगे। अगर स्केलर होगा तो उसका सिंपल करते हैं, लेकिन वेक्टर का हमें ज्योमेट्री का यूज करके उसके ऑपरेशंस करने हैं। तो कैसे करना है वो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलो सब लोग ध्यान देंगे, पूरा कंसंट्रेट करना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आगे जाके आपको यूटिलाइज करना है इसको। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स कैसे करनी है। देखो बच्चों, अगर कोई स्केलर क्वांटिटी है, मतलब आपको बोला कि मम्मी ने बोला कि 1 kg शुगर लेके आओ, 1 kg, तो इसका मास कितना है 1 kg। और मम्मी ने बोला कि इसमें 1 kg सेपरेट और 2 kg सेपरेट लेके आओ, तो आप क्या करोगे, 2 kg सेपरेट लोगे। तो शॉपकीपर को क्या बोलोगे, टोटल 3 kg, मतलब सपोज 1 kg एक पैकेट है, 2 kg दूसरा पैकेट है, और इन दोनों को आपके पास टोटल कितनी शुगर है ये आपको काउंट करना है। तो आप क्या करोगे, सिंपल इन दोनों की एडिशन करोगे, 1 + 2 = 3 kg। मतलब यहाँ पे हमने क्या किया, सिंपल ऑपरेशन परफॉर्म किया, राइट ना। अगर ये 1 kg इस साइड रखी है, 2 kg इस साइड रखी है, तो भी आप उसको ऐड करोगे। अगर 2 kg इस साइड रखी है, 1 kg इस साइड रखी है, तो भी आप उसको ऐड करोगे। मतलब यहाँ पे कोई डायरेक्शन, मास कहाँ पे रखा है ये डायरेक्शन मैटर नहीं करता है, हम सिंपल उसको ऐड करते जाते हैं। तो ये स्केलर क्वांटिटी का सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो अपने मैथ्स के रूल्स होते हैं उसके हिसाब से हम लोग करते हैं। लेकिन वेक्टर का वैसे नहीं है, क्योंकि वेक्टर को डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, तो उनकी जो एडिशन होती है वो कुछ अलग तरीके से होती है। तो देखो वही हम लोग स्टडी करने वाले हैं। लेकिन एडिशन करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, हम वही 2 वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं जिनकी फिजिकल क्वांटिटी सेम है। ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वही 2 वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं जिनकी फिजिकल क्वांटिटी सेम है। मतलब मैंने आपको एग्जांपल दिया था, याद होगा। अगर ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक के ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, और ये फोर्स 10 न्यूटन का है, ये फोर्स 10 न्यूटन का है, तो ये बॉक्स यहाँ पे डिस्प्लेस हुआ सपोज 10 मीटर/सेकेंड, राइट ना। तो यहाँ पे 2 सेम फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है, ये फोर्स है, ये फोर्स है, तो ये दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी है। तो अगर मुझे 2 वेक्टर्स ऐड करने हैं तो मुझे ये दोनों फोर्स को ही ऐड करते आएगा, मैं उसमें ये वेलोसिटी ऐड नहीं कर सकती। ये वेलोसिटी भी तो तीसरा वेक्टर ही है, बट मैं इसको इसमें ऐड नहीं कर सकती। मैं उन्हीं वेक्टर्स को ऐड कर सकती हूँ जिनकी फिजिकल क्वांटिटी सेम है। ये बात आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। तो देखो ये 2 वेक्टर्स को ऐड करने के बाद, दिस इज फोर्स 10 न्यूटन और ये फोर्स 10 न्यूटन, तो ये दोनों को ऐड करने के बाद मुझे तीसरा वेक्टर मिलेगा जो इन दोनों की एडिशन, मतलब अगर मैं सिंगल वेक्टर इसका लूँ तो 10 + 10 कितना आएगा, 20 न्यूटन, ऐसा मुझे सिंगल वेक्टर मिलेगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन ये भी है कि ये दोनों वेक्टर आप तभी ऐड कर सकते हो जब ये दोनों की डायरेक्शन सेम हो, पैरेलल हो। ये दोनों अगर पैरेलल है तभी आप ऐड कर सकते हो। एक वेक्टर इस डायरेक्शन में और दूसरा वेक्टर अगर इस डायरेक्शन में है तो इसको हम लोग ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि देखो फोर्स इस डायरेक्शन में भी लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो नेट फोर्स जो हमें मिलेगा वो दोनों की एडिशन जितना नहीं मिलेगा। मतलब एक आदमी यहाँ से फोर्स लगा रहा है, एक आदमी यहाँ से फोर्स लगा रहा है, तो ब्लॉक कहाँ डिस्प्लेस होगा, बॉक्स डिस्प्लेस ही नहीं होगा। अगर दोनों का फोर्स सेम है, इसका भी 10 न्यूटन, इसका भी 10 न्यूटन, तो बॉक्स वही का वही रहेगा, ब्लॉक डिस्प्लेस ही नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों वेक्टर की एडिशन 20 न्यूटन हुई, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, मतलब ये माइनस हो गया, है ना। तो इसको हम आगे का टॉपिक है सब्ट्रैक्शन, उसमें देखेंगे। बट यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है, आप एडिशन 2 वेक्टर्स की एडिशन तभी कर सकते हो जब दोनों वेक्टर पैरेलल हो, सेम डायरेक्शन में हो, और दूसरी बात दोनों वेक्टर सेम फिजिकल क्वांटिटी हो, तभी हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। तो सपोज कंसिडर करते हैं आपको एक वेक्टर दिया है p वेक्टर, ये p वेक्टर है, ये p वेक्टर की मैग्नीट्यूड उन्होंने दी है 3 यूनिट, ओके। दूसरा एक वेक्टर दिया है q वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड है 4 यूनिट। दोनों सेम लाइन में है, सेम डायरेक्शन में है, दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी है q बार।
तो हमें जो तीसरा इनका रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा ये 7 यूनिट मिलेगा। दोनों की एडिशन हमने की 3 + 4 दैट इज इक्वल टू 7। सपोज हमने इसको नाम दिया रिजल्टेंट वेक्टर आर बार, तो आर बार इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा 7 यूनिट मिलेगा। तो हम इसमें स्टेट कर सकते हैं एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स, द एडिशन ऑफ 2 और मोर वेक्टर्स of same type gives rise to a single vector such that effect of this single vectors is the same as the net effect of the original vector। ये जो तीसरा वेक्टर मिलेगा ये दोनों का ऐड करके जो इफेक्ट हमें मिलेगा वही इस तीसरे वेक्टर का रिजल्ट मिलेगा। ओके, तो ऐसे हम लोग इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स को। उसके बाद है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। इसमें देखो सपोज हम लोग यहां से निकले और इस डायरेक्शन में 3 मीटर चले। ओके, ऐसे कंसिडर करते हैं इस डायरेक्शन में हम लोग निकले और यहां से 3 मीटर चले, फिर वापिस हम लोग यहाँ पे रुके और यहां से वापिस आए हम लोग 1 मीटर रिटर्न आए। तो अब देखो यहां से हम लोग 3 मीटर चले और यहां से वापिस 1 मीटर चले, तो ये दोनों वेक्टर जो है ये एंटी पैरेलल वेक्टर्स बन गए, है ना। तो बचा हुआ कितना वेक्टर रहेगा, वेक्टर कितना बचा है 3 - 1 इज इक्वल टू कितना डिस्टेंस बचा 2 मीटर। इसका मतलब यहाँ पे हमने क्या की सब्ट्रैक्शन की। कब की, जब दोनों वेक्टर क्या थे एंटी पैरेलल थे। समझ में आए। तो हमें जो तीसरा नेट वेक्टर मिलेगा रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा वो इन दोनों की सब्ट्रैक्शन रहेगा। इसका मतलब यहाँ पे सपोज इसको मैंने नाम दिया P बार, यहाँ पे मैंने इसको नाम दिया Q बार, तो जो मुझे R बार मिलेगा वो क्या मिलेगा P बार - Q बार मिलेगा। इन दोनों की सब्ट्रैक्शन करके जो मिलेगा वो रिजल्टेंट वेक्टर रहेगा और वो कितना रहेगा, उसकी मैग्नीट्यूड रहेगी 2 मीटर और इसकी डायरेक्शन कौन सी रहेगी ये वाली। अब इसमें देखो इसकी डायरेक्शन कौन सी होती है, इसकी नेट डायरेक्शन जो बड़ा वेक्टर रहेगा वो उसकी नेट डायरेक्शन रहेगी। कैसे देखो मैंने इस डायरेक्शन में दिखाया है ना, इसका मतलब इसकी नेट डायरेक्शन ये रहेगी। फॉर एग्जाम्पल सपोज हमने इस बॉक्स के ऊपर फोर्स लगाया, सपोज मैंने इस डायरेक्शन से 20 न्यूटन फोर्स लगाया और इस बॉक्स में एक दूसरा आदमी फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन से 10 न्यूटन का, राइट। तो इस बॉक्स की डायरेक्शन कौन सी रहेगी, ये 10 न्यूटन इस डायरेक्शन में लगा रहा है, ये 20 न्यूटन इस डायरेक्शन में, बॉक्स ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में जाएगा, बराबर। मतलब जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा वो कितना रहेगा 20 और यहां से अपोज हमें कितना हुआ है 10, तो इस 20 में से ये 10 चला जाएगा और बचा हुआ जो 10 न्यूटन है वो इस डायरेक्शन में लगेगा। ये आपका रहेगा रिजल्टेंट वेक्टर। समझ में आया। मतलब इसका जो रिजल्टेंट नेट वेक्टर होता है उसकी डायरेक्शन हमें वही लेनी है जो बड़े वेक्टर की डायरेक्शन होगी। समझ में आया सबको, जो ये एग्जाम्पल से आप लोगों को समझ में आएगा। तो हमेशा याद रखो नेट वेक्टर की डायरेक्शन वही होती है जो बड़े वेक्टर की होती है। अभी देखो बच्चों, अभी हमने जो वेक्टर स्टडी किए एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जो ऑपरेशन स्टडी किए उसमें हमने ऑब्जर्व किया कि दोनों वेक्टर है वो स्ट्रेट लाइन में है, मतलब स्ट्रेट पाथ में है। एक तो इस डायरेक्शन में है, एक तो इस डायरेक्शन में है। लेकिन कंसिडर करते हैं सपोज हम लोग यहां से चलते चलते रोड पे कुछ इस डायरेक्शन में गए, फिर हमें पता चला कि ये जो शॉप है, अगर हमें किसी शॉप में जाना है, कंसिडर करो हम यहाँ पे हैं, यहाँ से चलते चलते हम इस डायरेक्शन में गए, फिर हमें पता चला कि शॉप इस डायरेक्शन में है, तो फिर हम यहाँ पे अपना रास्ता मोड़ लेंगे, मतलब टर्न करेंगे, तो फिर हम यहाँ से चलते चलते इस डायरेक्शन में जाएंगे। तो यहाँ पे देखो ये दोनों वेक्टर जो है ये सेम डायरेक्शन में नहीं है, तो इन दोनों को अगर मुझे ऐड करना है तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करना होगा। तो देखो जो वेक्टर सेम लाइन में नहीं होते, पैरेलल नहीं होते, एंटी पैरेलल नहीं होते, तो ऐसे वेक्टर्स को हमें कुछ अलग तरीके से ऐड करना होता है, उसको कहा जाता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो तीसरा पॉइंट हम लोग वही स्टडी करने जा रहे हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो देखो कैसे करना है। देखो बच्चों, फिर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है, उसका स्टेटमेंट बहुत ही बड़ा है लेकिन बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट है। अगर दो वेक्टर जो एक लाइन में नहीं होते, अलग अलग लाइन में होते हैं लेकिन उनकी फिजिकल क्वांटिटी सेम होती है, ऐसे वेक्टर को अगर आपको ऐड करना है तो उसके लिए हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करते हैं। कैसे देखो, इफ टू वेक्टर्स डिस्क्राइबिंग द सेम फिजिकल क्वांटिटी आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन,
बाय द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर। टेकन इन ऑर्डर का मतलब क्या मैं बताऊंगी आपको। देन द रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल ड्रॉन in the opposite sense। opposite sense मतलब that means from the starting point tail of the first vector to the end point of the second vector। ट्रायंगल को कितनी साइड्स होती है? 3 साइड्स होती है। उसमें से 2 साइड्स जो हैं वो वेक्टर रहेंगे और तीसरी साइड जो रहेगी वो 2 साइड्स आपको ऑर्डर में लेनी है और तीसरी साइड जो रहेगी वो रिजल्टेंट वेक्टर रहेगी। वो हमें कैसे लेना है? अपोजिट सेंस में। अपोजिट सेंस मतलब क्या कि वो वेक्टर जो स्टार्ट होगा वो पहले वेक्टर के स्टार्ट पॉइंट से और जो एंड होगा वो दूसरे वेक्टर के एंड पॉइंट पे मतलब हेड पे एंड होगा। ये थ्योरेटिकल स्टेटमेंट हो गया। इसको मैं आपको प्रैक्टिकली बताती हूँ तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा। ये स्टेटमेंट नोट डाउन कर लो सब लोग, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो और साथ साथ नोट्स भी निकालते जाओ। रनिंग नोट्स, प्रिंटेड नोट्स तो हम देने ही वाले हैं। तो देखो बच्चों, इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। कंसिडर करते हैं वही एग्जाम्पल। मुझे इस फैन की तरफ जाना है, राइट ना। यहाँ फैन है, इस फैन की तरफ मुझे जाना है। तो इसके और हम लोग यहाँ ग्राउंड पे खड़े हैं, ओके। तो कैसे जाएंगे? पहला वेक्टर यहाँ से स्टार्ट होगा तो ये इसकी क्या होगी? टेल। हमेशा याद रखो वेक्टर कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए? टेल से। ये इसके रूल्स है। टेल से स्टार्ट होगा, स्टार्टिंग पॉइंट को हम लोग टेल बोलते हैं। और फिर यहां तक एक वेक्टर बनेगा, ये होगा इसका हेड। तो ये रूल आपको याद रखना है। जो भी टेल और हेड रहेगा, पहला वेक्टर जो भी रहेगा उसका टेल और हेड ऐसे ही आना चाहिए और दूसरा वेक्टर जो रहेगा उसकी टेल यहाँ पे होनी चाहिए। ये बात आपको याद रखनी है। मतलब दूसरे वेक्टर की टेल और पहला वेक्टर का हेड ये दोनों कनेक्ट। दूसरा वेक्टर हम यहाँ से स्टार्ट नहीं कर सकते, बराबर है ना। आप यहाँ से चलते चलते यहाँ पे गए हो, वापिस आप यहाँ से कैसे स्टार्ट करोगे? राइट ना। तो यहाँ से चलते चलते हम लोग यहाँ तक गए, मतलब यहाँ पे हेड रहेगा इस वेक्टर का। फिर हम लोग क्या करने वाले हैं? यहाँ से वापस दूसरा स्टार्ट करने वाले हैं। कैसा? यहाँ से चलते चलते हम लोग ऊपर चढ़ेंगे सीढ़ी की तरफ। मतलब यहाँ से इसका टेल रहेगा और यहाँ पे इसका हेड रहेगा। समझ में आया? तो ये 2 वेक्टर्स बन गए। देखो, ये वेक्टर मैंने सपोज p बार नाम दिया और दूसरा वेक्टर मैंने q बार नाम दिया। तो ये 2 वेक्टर्स का अगर हमें सेम रिजल्ट चाहिए तो इसके लिए हम स्पाइडरमैन वाला एग्जांपल ले लो। स्पाइडरमैन होता तो वो क्या करता? यहाँ से डायरेक्टली छलांग लगाता और कहाँ पे जाता? इस फैन की तरफ जाता। मतलब ये बन गया इसका रिजल्ट। इन दोनों का रिजल्ट हमें सेम वेक्टर पे मिल रहा है ना। रिजल्टेंट वेक्टर में मैंने आपको बताया था। तो ये आपको मिला आर बार, राइट ना। तो ये आर बार देखो कैसे, इट इज इन अपोजिट सेंस। मैंने क्या बोला है? पहला वेक्टर का टेल होना चाहिए, फिर हेड होना चाहिए, फिर दूसरे वेक्टर का टेल यहाँ पे कनेक्ट होगा और फिर हेड होगा और जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो अपोजिट सेंस में होगा। अपोजिट सेंस मतलब उसका टेल इसके टेल से कनेक्ट होगा और उसका हेड जो है वो इसके हेड से कनेक्ट होगा। मतलब ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट इसकी टेल रहेगा और इसका एंड पॉइंट इसकी हेड रहेगा। ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो आर बार इज इक्वल टू हमें यहाँ पे क्या मिला? आर बार इज इक्वल टू हमें मिलेगा इन दोनों की एडिशन करके जो रिजल्ट हमें मिलेगा वही रिजल्ट हमें इस सिंगल वेक्टर में मिलेगा। और इसी को हम लोग कहते हैं, ये देखो 3 साइड्स, ये ट्रायंगल बन गया। तो जो 2 साइड्स है वो आपके वेक्टर रहेंगे इन ऑर्डर। इन ऑर्डर मतलब स्टार्ट एंड, फिर वापस स्टार्ट एंड, तो ऑर्डर में है ये। और तीसरा वेक्टर जो है दैट इज द रिजल्टेंट वेक्टर विच इज द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल विच इज इन अपोजिट सेंस। दैट मीन्स its start point which is connect to the starting point of the first vector and its head is connect to the end point of the second vector। तो ऐसे हमें ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन मिलता है। समझ में आया सबको? देखो बच्चों, यहाँ पे मैं और एक बात आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बताने वाली हूँ, दैट इज द पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स मतलब किसी भी वेक्टर को हम लोग पैरेलल ही शिफ्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक वेक्टर मैंने ऐसे लिया, अगर आपको इस वेक्टर को शिफ्ट करना है
तो आप इस वेक्टर को ऐसे ही शिफ्ट करोगे, मतलब ये वेक्टर आप यहाँ पे लेके जा सकते हो, ये वेक्टर आप यहाँ पे लेके जा सकते हो, लेकिन इस वेक्टर को मैं ऐसा नहीं कर सकती। समझ में आया? ये जो वेक्टर है इसको हम पैरेलल ही शिफ्ट कर सकते हैं, ऐसे ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं। इस वेक्टर को मैं ऐसा भी शिफ्ट नहीं कर सकती, इस वेक्टर को मैं ऐसा भी शिफ्ट नहीं कर सकती, इसको हम ऐसे ही शिफ्ट कर सकते हैं। या फिर कंसीडर करो एक वेक्टर ऐसा है, तो इस वेक्टर को मैं ऐसे ही शिफ्ट करूंगी, ऐसे ही शिफ्ट कर सकती हूँ, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, कौन सी भी डायरेक्शन में हम पैरेलली इसको शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन इस वेक्टर को हम लोग ऐसे शिफ्ट नहीं कर सकते, इस वेक्टर को हम लोग ऐसे भी शिफ्ट नहीं कर सकते। इसको कहा जाता है पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स। तो ये शिफ्टिंग करके ही हम लोग ट्रायंगल बनाते हैं और रिजल्टेंट वेक्टर निकालते हैं। मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, देखो। तो देखो बच्चों, आपको दो वेक्टर्स दिए हैं, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। एक p बार दिया है और दूसरा q बार दिया है, और इन दोनों वेक्टर्स को हमें कनेक्ट करके इसका रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो। सबसे पहली बात तो आपको पता होनी चाहिए कि एक वेक्टर को हम लोग टेल से ही स्टार्ट करेंगे। तो देखो, इस वेक्टर को हम लोग तो टेल से स्टार्ट नहीं कर सकते, इस वेक्टर को हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं ये पहला वेक्टर यहाँ पे शिफ्ट करती हूँ, ऐसे। इस वेक्टर को मैंने ऐसे शिफ्ट किया, पैरेलली ही शिफ्ट करना है। इस वेक्टर को आप ऐसे नहीं कर सकते, इसको मैं ऐसे ही शिफ्ट करूंगी। ओके, ये कितना हो गया, 3 यूनिट। अब दूसरा वेक्टर का हमें क्या कनेक्ट करना है, पहला वेक्टर का ये हो गया टेल, दूसरे ये हो गया उसका हेड। अब दूसरे वेक्टर का टेल इसके हेड को कनेक्ट होना चाहिए। तो इस वेक्टर को उठा के हम लोग ऐसे शिफ्ट करेंगे, है ना, ऐसे ही शिफ्ट करेंगे। इसको हम ऐसे शिफ्ट नहीं कर सकते, यहाँ पे भी शिफ्ट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे अगर मैंने कनेक्ट किया तो इसके टेल को इसका हेड कनेक्ट होगा। तो मुझे इस वेक्टर को उठा के हम लोग इसको ऐसे ही शिफ्ट कर सकते हैं। इसको भी हम लोग यहाँ पे नहीं रख सकते, देखो, क्योंकि यहाँ पे हम लोग रखेंगे तो इसका हेड और इसका हेड कनेक्ट होगा। तो इट्स बेटर हम क्या करेंगे, इस वेक्टर को उठा के हम लोग यहाँ शिफ्ट करेंगे। पैरेलली ही शिफ्ट करना है ना, आप इसको ऐसे शिफ्ट कर सकते हो। तो इसके उठा के मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, ऐसे, है ना। अब देखो, ये टेल स्टार्ट यहाँ से हुई, टेल, इसका हेड, फिर इसके हेड को इसका टेल कनेक्ट हुआ, और फिर इसका हेड। तो ये बनेगा आपका, ये कितना है, 3, ये 4 यूनिट है ना, ये 4 यूनिट और ये 3 यूनिट, ठीक है। इसको मैंने कनेक्ट किया। अब हम रिजल्टेंट वेक्टर बनाएंगे। रिजल्टेंट वेक्टर, ये आपका पहला वेक्टर हो गया, ये दूसरा वेक्टर हो गया। रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ से होता है, अपोजिट सेंस, मतलब ये यहाँ से शुरू होगा रिजल्टेंट वेक्टर, और यहाँ पे कनेक्ट होगा, इसके टेल से शुरू होगा, इसके हेड को कनेक्ट होगा। ये होगा आपका रिजल्टेंट वेक्टर, और ये हमें कितना मिलेगा, दैट इज इक्वल टू 7 यूनिट, ऐसे मिलेगा। समझ में आया सबको? ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सपोज आपको दूसरा एग्जांपल बताती हूँ। ये दो वेक्टर्स दिए, इनको कनेक्ट करना है ट्रायंगल लॉ का यूज करके। तो बोलो कैसे करोगे। एक तो आप इस वेक्टर को शिफ्ट करो यहाँ पे, है ना। देखो, ये वेक्टर को मैंने एज इट इज शिफ्ट किया यहाँ पे, क्या होगा, इसका टेल और इसका हेड, ये दोनों यहाँ पे ऐसे आएंगे। ये वेक्टर को मैंने शिफ्ट किया यहाँ पे, है ना, ऐसे ही शिफ्ट किया, तो ये बनेगा 3 यूनिट। फिर ये दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ से स्टार्ट होगा, इसके टेल से और इसके हेड पे। तो यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर हमें मिलेगा 3 + 2 5 यूनिट। बस आपको एक याद रखना है कि ये टेल और ये हेड, और इसका दूसरे वेक्टर का टेल आना चाहिए, हेड नहीं आना चाहिए। ये बात आपको याद रखनी है। तो ऐसे कैसे भी हम लोग शिफ्टिंग कर सकते हैं, बट पैरेलली ही शिफ्ट कर सकते हैं। इस वेक्टर को आप ऐसे शिफ्ट कर सकते हो, ऐसे शिफ्ट कर सकते हो, लेकिन उसको उल्टा नहीं कर सकते, उसको ऐसे शिफ्ट नहीं कर सकते। इसको आप ऐसे शिफ्ट कर सकते हो पैरेलली, या फिर ऐसे शिफ्ट कर सकते हो, लेकिन इसको ऐसे शिफ्ट नहीं कर सकते, इसको ऐसे भी शिफ्ट नहीं कर सकते। समझ में आया? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपके नोट्स में पूछा है, एक्सप्लेन हाउ 2 वेक्टर्स आर सब्ट्रैक्टेड। अभी तो हमने देखा 2 वेक्टर्स को हम ऐड कर सकते हैं, अब इन्होंने बताया 2 वेक्टर्स को हम सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं। तो कंसीडर करते हैं इसके लिए 2 वेक्टर्स। सपोज आपको 2 वेक्टर्स दिए हैं, एक वेक्टर है p बार और दूसरा वेक्टर यहाँ पे दिया है q बार। अब इन दोनों को हम लोग ऐसे कनेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों की टेल यहाँ आ रही है ना। तो हम क्या करेंगे, ये p बार वेक्टर एज इट इज रखेंगे और इसका एंटी पैरेलल वेक्टर लेंगे, ऐसा। तो ये एंटी पैरेलल वेक्टर, ये क्या हो गया, ये क्या होगा, ये q बार है,
तो इसका एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होगा, माइनस क्यू बार होगा, क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। अब इस वेक्टर को हम लोग कनेक्ट करने वाले हैं, तो इसको कनेक्ट करने के लिए देखो आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो। तो देखो बच्चों, इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है। इसको तो हमने एंटी पैरेलल वेक्टर ले लिया माइनस क्यू बार। अब मुझे अगर सब्ट्रैक्शन करना है तो माइनस क्यू बार प्लस पी बार ऐसे नहीं चलेगा। हम क्या करेंगे, पी बार माइनस क्यू बार करेंगे। रिजल्टेंट वेक्टर जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, आर बार इज इक्वल टू पी बार माइनस क्यू बार। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस वेक्टर को हमें शिफ्ट करना है। अगर इस वेक्टर को मैं इधर शिफ्ट करती हूँ तो उल्टा हो जाएगा। देखो, इसका टेल, इसका हेड, और इसका हेड यहाँ पे कनेक्ट होगा। हमें ऐसे नहीं चाहिए, हमें इसका टेल यहाँ पे कनेक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, इस वेक्टर को पहले ऐसे शिफ्ट करेंगे और फिर पैरेलली नीचे शिफ्ट करेंगे। तो हमें कैसे मिलेगा, ये पी बार यहाँ पे एज इट इज रहेगा और इस क्यू बार को उठा के हम यहाँ पे लेंगे और यहाँ से नीचे लेंगे। नीचे लेने के बाद क्या होगा, इसका टेल जो है वो यहाँ पे आएगा और इसका हेड नीचे आएगा। मतलब ये बनेगा माइनस क्यू बार और ये बनेगा पी बार। अब पहला वेक्टर कौन सा बन गया, पी बार, और दूसरा वेक्टर कौन सा बन गया, माइनस क्यू बार। अब हम क्या करेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर हमें निकालना है। रिजल्टेंट वेक्टर हम कैसे निकालते हैं, पहले वेक्टर के टेल से। तो हम यहाँ से रिजल्टेंट वेक्टर स्टार्ट करेंगे और दूसरे वेक्टर के हेड पे यहाँ से रिजल्टेंट वेक्टर निकाल के हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। ये होगा आपका आर बार। तो आर बार इज इक्वल टू हमें क्या मिला, देखो ये पहला वेक्टर पी बार, आर बार इज इक्वल टू पहला वेक्टर पी बार माइनस दूसरा वेक्टर क्या है, माइनस क्यू बार। तो ये क्या बन गई, सब्ट्रैक्शन बन गई। तो ऐसे आपको इसको एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन हाउ टू वेक्टर्स आर सब्ट्रैक्टेड। तो इसको आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, पहले डायग्राम निकालोगे, फिर एक्सप्लेन करोगे। लेट पी बार एंड क्यू बार आर टू वेक्टर्स इन अ प्लेन एज शोन इन फिगर। फिर दूसरा वेक्टर आप दूसरे पॉइंट में आप क्या लिखोगे, टू सब्ट्रैक्ट क्यू बार फ्रॉम पी बार वेक्टर क्यू इज रिवर्स सो दैट वी गेट वेक्टर माइनस क्यू बार। क्यू को रिवर्स करो ताकि हमें माइनस क्यू बार मिलेगा। ठीक है, फिर द रिजल्टेंट वेक्टर आर बार इज ऑब्टेन बाय ज्वाइनिंग द टेल ऑफ पी बार टू हेड ऑफ माइनस क्यू बार। देन फ्रॉम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन वी कैन प्रूव दैट आर बार इज इक्वल टू पी बार माइनस क्यू बार। ऐसे आंसर आपके बुक में भी लिखा है। अगर आपको नहीं बुक आपके पास नहीं है तो आप रनिंग नोट्स निकालो, जो मैं बताती हूँ उसको नोट डाउन करते जाओ और ये तीनों डायग्राम आपको वहां पे ड्रॉ करनी है। ठीक है, ऐसे हमें ये सॉल्व करना है। देखो बच्चों, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है ये भी, प्रूव दैट वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। तो कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है वो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। सपोज हमने दो वेक्टर्स लिए हैं पी बार प्लस क्यू बार, तो ये दो वेक्टर्स की एडिशन हम ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर मतलब सपोज आपके पास 2 मीटर, आप 2 मीटर चलते गए और उसके आगे आप 3 मीटर चले, तो 2 मीटर प्लस 3 मीटर इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, 5 मीटर रिजल्ट मिलेगा। वही अगर आप पहले 3 मीटर चलते गए फिर 2 मीटर चलते गए तो इसका रिजल्ट भी हमें क्या मिलेगा, 5 मीटर ही मिलेगा। मतलब 2 + 3 किया क्या, या 3 + 2 किया, तो आंसर हमें क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज कम्यूटेटिव। इसका मतलब हमें क्या प्रूफ करना है, पी बार प्लस क्यू बार इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, क्यू बार प्लस पी बार। इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव। तो ये हमें प्रूफ करना है, ये थ्योरेटिकल हो गया, पी बार प्लस क्यू बार इज इक्वल टू क्यू बार प्लस पी बार। बट इसको हमें प्रूफ देना पड़ेगा। तो प्रूफ कैसे करोगे, देखो। तो देखो बच्चों, इसके लिए हम दो वेक्टर कंसिडर करेंगे। सपोज मैंने यहाँ पे एक वेक्टर लिया, कंसिडर 2 वेक्टर्स, ये पी बार है एंड दिस इज क्यू बार। दो वेक्टर्स हमने लिए, इसको थोड़ा ठीक से ड्रॉ करती हूँ, ये क्यू बार। ठीक है, तो ये हुआ पी बार और ये हुआ क्यू बार। इसको हमने नाम दिया, दिस इज ओ, दिस इज ए एंड दिस इज बी। तो तीसरा वेक्टर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, रिजल्टेंट वेक्टर इन दोनों को कनेक्ट करेगा ऐसे। ओके, ये हो गया आपका आर बार। अब हम क्या करेंगे, ये जो Q है इसको मैं ऐसे शिफ्ट करूंगी यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे एक वेक्टर बनाया सेम उसके जैसा, ये वाला। तो ये Q बार है तो ये भी क्या रहेगा, Q बार ही रहेगा, क्योंकि पैरेललोग्राम में ये दोनों साइड क्या होती है, इक्वल होती है। सेम यहाँ पे P बार है, वैसा ही P बार हम यहाँ पे बनाएंगे। तो ये अगर P बार है तो ये भी क्या बनेगा, P बार बनेगा। ठीक है, अब हमें प्रूव करना है P बार प्लस Q बार इज इक्वल टू क्यू बार प्लस पी बार होता है, मतलब कम्यूटेटिव होता है। तो सबसे पहले उसके लिए हम लोग ये ट्रायंगल कंसिडर करेंगे, इसको हम सी नाम देते हैं।
तो यहाँ पे पैरेललोग्राम बन गया OABC, ऐसा पैरेललोग्राम बन गया। तो सबसे पहले हम ये ट्रायंगल कंसिडर करते हैं, ट्रायंगल OAB। लेट ट्रायंगल OAB, ट्रायंगल OAB में ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करो। तो पहला वेक्टर कौन सा रहेगा, जिसकी टेल यहाँ पे रहेगी वो पहला वेक्टर, टेल किसकी है, P बार की। तो OAB में पहला वेक्टर है P बार, तो यहाँ पे हम लिखेंगे P बार, फिर उसके बाद दूसरा वेक्टर कौन सा है, प्लस Q बार, इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, रिजल्टेंट वेक्टर R बार। तो इसको हमने नाम दिया इक्वेशन नंबर 1। दूसरा ट्रायंगल हम लोग कंसिडर करेंगे, ट्रायंगल OCB, ट्रायंगल OCB। ट्रायंगल OCB में देखो पहला वेक्टर कौन सा रहेगा, ये रहेगा क्या, नहीं, पहला वेक्टर रहेगा ये, यहां से हमने स्टार्ट किया है ना, तो पहला वेक्टर यहाँ पे कौन सा रहेगा, Q। Q का टेल यहाँ पे है, हेड यहाँ पे है, मतलब ये होगा Q बार। फिर दूसरे वेक्टर का टेल यहाँ पे कौन सा है, P बार प्लस P बार। इन दोनों को कनेक्ट किया, Q बार प्लस P बार, इन दोनों को कनेक्ट किया तो हमें तीसरा वेक्टर मिल रहा है, देखो अपोजिट सेंस में, टेल एंड हेड, ऐसा कौन सा, R बार, दैट इज इक्वल टू R बार। इसको मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो, इनका जो LHS है दोनों का, LHS नहीं RHS जो है दोनों का इक्वल है। अगर इन दोनों का RHS इक्वल है मतलब इन दोनों का LHS भी क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो हम बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी कंक्लूड दैट, व्हाट वी कंक्लूड, P बार प्लस Q बार इज इक्वल टू Q बार प्लस P बार। इसका मतलब इस इक्वेशन से हम प्रूव कर सकते हैं कि वेक्टर एडिशन क्या होती है, वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव, वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। ये प्रूफ हम लोग दे सकते हैं। ऐसे ही आपको प्रूफ देना है एग्जाम में, बहुत ही सिंपल है, देखो बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट और एक क्वेश्चन हमें पूछा जाता है इसके ऊपर, प्रूव दैट वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव 3 क्वांटिटी से रिलेटेड होता है, मतलब यहाँ पे हमें 3 वेक्टर्स लेने पड़ेंगे। इसका मतलब क्या होता है, सपोज हमने ऐसे किया 2 + 3 + 1 ऐसे किया, या फिर 2 + 3 + 1 ऐसे किया। मतलब सपोज पहले हमने इन दोनों को ऐड किया तो क्या आंसर आएगा, 2 + 3 = 5 + 1 क्या आएगा, 6। या फिर इसको हमने ऐसे ऐड किया 2 प्लस फिर इन दोनों को ऐड किया 4, 2 + 4 = 6। तो ऐसे ऐड किया क्या और ऐसे ऐड किया क्या, दोनों का आंसर हमें क्या मिल रहा है, 6। इसको हम कहते हैं वेक्टर एडिशन एसोसिएटिव। इसको एसोसिएटिव मतलब 3 वेक्टर यहाँ पे हमें लेने पड़ेंगे। तो इसको हम जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सपोज मैंने इसको P नाम दिया, इसको Q दिया और इसको R दिया, तो जनरल फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, P बार प्लस Q बार, इन दोनों को एक जगह किया, प्लस R बार इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, P बार प्लस Q बार प्लस R बार। ऐसे हम लोग इसको प्रूव करेंगे। मतलब हमें एसोसिएटिव लॉ में क्या प्रूव करना है, ऐसे प्रूव करना है, P बार प्लस Q बार प्लस R बार इज इक्वल टू P बार प्लस Q बार प्लस R बार। ऐसे हमें प्रूव करना है एसोसिएटिव लॉ में। तो अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर 3 वेक्टर्स P, Q एंड R वी कैन प्रूव दिस। तो इसका प्रूफ भी हमें देना है, ठीक है। इसके लिए हमें यहाँ पे जैसे हमने कम्यूटेटिव के लिए 2 वेक्टर्स यूज किए थे, इसके लिए हमें 1, 2, 3 वेक्टर्स यूज करने हैं और देन प्रूव करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रूफ। सबसे पहला वेक्टर मैंने यहाँ पे लिया P बार, ओके। दूसरा वेक्टर हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे ऐसा, दैट इज Q बार। तीसरा वेक्टर हम यहां से लेना पड़ेगा हमें, दैट इज R बार। और इन सब का रिजल्टेंट वेक्टर हम यहां से लेंगे, जो यहाँ पे कनेक्ट होगा, इसको मैंने नाम दिया S बार। देखो ये सबका रिजल्टेंट वेक्टर है। तो सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, इन दोनों को, ये जो OB सपोज मैंने इसको नाम दिया OABC। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस OB को हम लोग कनेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें ट्रायंगल लॉ यूज करने ना, ट्रायंगल लॉ के लिए हमें ट्रायंगल बनाने पड़ेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया और फिर मतलब ये एक पैरेललोग्राम दिख रहा है ना, तो इन दोनों को हम लोग ऐसे कनेक्ट कर लेते हैं। तो ऐसे हमने कनेक्ट किया, OB को एंड AC को हमने कनेक्ट कर लिया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पे इसको मैंने नाम दिया सपोज R1 बार, और ये जो लाइन हमने बनाई इसको मैंने नाम दिया R2 बार।
ओके, अब हम एक एक ट्रायंगल कंसीडर करेंगे और फिर प्रूव करेंगे। अब इसमें सबसे पहले हम ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। हमें प्रूव क्या करना है, देखो याद रखो, प्रूव हमें करना है पी बार प्लस क्यू बार प्लस आर बार इज इक्वल टू क्या है, पी बार प्लस क्यू बार प्लस आर बार। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है, मतलब एसोसिएटिव है, ऐसे हमें प्रूव करना है। तो उसके लिए देखो सबसे पहले हम ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, ट्रायंगल ओ ए बी, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। तो मैंने कंसीडर किया ट्रायंगल ओ ए बी। इसमें देखो सबसे पहला वेक्टर कौन सा है, इसमें हम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करेंगे। पहला वेक्टर कौन सा आ रहा है, जिसकी टेल है, टेल किसकी है, पी बार की, तो पी बार, दूसरा वेक्टर है क्यू बार, और इन दोनों का रिजल्ट कौन आ रहा है, ये R1 बार, मतलब पी बार प्लस क्यू बार इज इक्वल टू, इसकी टेल और इसका हेड इधर है, मतलब ये बन गया आपका R1 बार। इसको मैं नाम देती हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब मैं कंसीडर करूंगी दूसरा ट्रायंगल, कौन सा वाला, ट्रायंगल ओ बी सी, ये वाला देखो, ट्रायंगल ओ बी सी, ट्रायंगल ओ बी सी। देखो ठीक से आपको ये R1 कॉमन आना चाहिए बस। ओ ए बी में R1 आया, तो अभी ओ बी सी में भी R1 आ रहा है, ठीक है। तो हम दूसरा ट्रायंगल कंसीडर करेंगे ओ बी सी, मतलब ये देखो यहां से गए हम लोग ऐसे और ऐसे, तो इसमें बोलो दो वेक्टर्स कौन से हैं, जिसकी टेल, ये टेल है, इसकी भी टेल है, लेकिन यहाँ दोनों हेड कनेक्टेड है ना, तो मतलब ये नहीं आएगा, इसकी टेल और दूसरे की भी टेल होनी चाहिए। तो ये टेल और ये हेड, फिर दूसरे की टेल एंड हेड, ये दो वेक्टर्स आ रहे देखो, R1 बार एंड R बार। तो यहाँ पे मैंने लिखा R1 बार प्लस R बार, R1 बार प्लस R बार। रिजल्ट कौन सा है इन दोनों का, जिसकी टेल और हेड इधर आ रही है, वो कौन सा, S बार। तो इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, S बार। समझ में आ रहा है वेक्टर एडिशन? नहीं समझ में आया तो वैसे कमेंट करो या फिर मैसेज डालो मुझे, मैं वापिस एक्सप्लेन करूंगी आपको, या पर्सनली आके समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये वेक्टर में हमने क्या किया, ट्रायंगल में ये पहला वेक्टर लिया R1 बार, फिर दूसरा वेक्टर लिया R बार। इसमें बस एक चीज आपको याद रखनी है, अगर आप वेक्टर ले रहे हो तो उसका टेल एंड हेड ऐसे आना चाहिए, और अगर रिजल्ट है तो टेल को कनेक्ट है, हेड को कनेक्ट है, बस, तो रिजल्ट इज इक्वल टू आता है। उसके बाद अब देखो इसके ऊपर से फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमें क्या पता चल रहा है, R1 इज इक्वल टू क्या है, पी बार प्लस क्यू बार। तो इसको इसमें डाल दो, R1 की जगह पे हम ये डालेंगे, क्या, पी बार प्लस क्यू बार, इन दोनों को एक ब्रैकेट में, प्लस ये R बार एज इट इज रहेगा, इज इक्वल टू हमें क्या मिल रहा है, S बार मिल रहा है। इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हमें ये तो मिल गया, बट हमें ये मिल गया, अब हमें ये प्रूव करना है, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू S बार प्रूव करना है, ठीक है। उसके लिए अभी हम R2 वाला ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे R2 के लिए कौन सा वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC। तो कंसीडर करो ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC में बोलो चलो कौन सा पहला वेक्टर है, देखो ये इसका टेल, ये इसका टेल कनेक्ट है, ये यहाँ पे आ गया हेड, फिर दूसरा टेल हेड, मतलब ये दो वेक्टर्स है और ये रिजल्ट है उनका, है ना, कौन सा, क्यू बार प्लस R बार इज इक्वल टू, रिजल्ट कौन सा है, R2 बार, मतलब ये R2 बार, ठीक है। अब मैं इसको नाम देती हूँ इक्वेशन नंबर 3। अब तीसरा ट्रायंगल जो R2 को कनेक्ट कर रहा है कौन सा वाला है, ट्रायंगल OAC। कौन सा ट्रायंगल है, OAC। देखो इधर लिखू मैं, ट्रायंगल OAC। ट्रायंगल OAC में देखो टेल हेड एंड टेल हेड, मतलब इन दोनों का ये रिजल्ट आ रहा है। तो पहला वेक्टर आएगा P बार प्लस दूसरा वेक्टर आएगा R2 बार इज इक्वल टू क्या आएगा, S बार, ओके। अब देखो R2 बार फ्रॉम इक्वेशन 3 से, R2 बार क्या है, Q बार प्लस R बार, इसमें डाल दो, तो P बार प्लस इन ब्रैकेट Q बार प्लस R बार, R2 की जगह पे डाला, इज इक्वल टू ये S बार एज इट इज रहेगा। इसको मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर 4। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4 हमें क्या बताता है, ये भी उसका RHS S बार है, इसका भी RHS S बार है। अगर इन दोनों का RHS S बार है तो इन दोनों का LHS क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। इसका मतलब फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4 व्हाट वी कंक्लूड,
पी बार प्लस क्यू बार, इन दोनों को एक ब्रैकेट में प्लस आर बार इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, पी बार प्लस ब्रैकेट में क्यू बार प्लस आर बार। यही तो हमें प्रूव करना था। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, यही प्रूव करना था। दैट मीन्स वी कंक्लूड दैट वेक्टर एडिशन इज क्या होती है, एसोसिएटिव। वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। समझ में आया सबको? ऐसे हमें इसको प्रूव करना है। देखो बहुत सिंपल किया। क्या किया, सबसे पहले हमने कौन सा ट्रायंगल कंसीडर किया, R1 के दोनों ट्रायंगल कंसीडर करो, इस वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल। फिर R2 के दोनों ट्रायंगल कंसीडर करो, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, R2 जिसको कनेक्ट करता है ना। पहले हमने कंसीडर किया OAB, उसमें हमने देखा P बार प्लस Q बार इज इक्वल टू R1 बार है। फिर हमने कंसीडर किया OAC, जिसमें R1 बार प्लस R बार इज इक्वल टू S बार है। फिर हमने R1 की वैल्यू डाल दी। फिर हमने कंसीडर किया ट्रायंगल ABC, जिसमें Q बार प्लस R बार इज इक्वल टू R2 बार है। फिर हमने कंसीडर किया OAC, जिसमें P बार प्लस R2 बार इज इक्वल टू S बार है। फिर हमने वैल्यूज डाली और दोनों इक्वेशन को कंपेयर किया। S बार कॉमन था, इसलिए दोनों को इक्वल दिखाया और प्रूव बताया वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। ये भी क्वेश्चन बच्चों पूछा जाता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो बच्चों। एक्चुअली आपका ये वेक्टर एडिशन का टॉपिक खत्म हो गया है, लेकिन नेक्स्ट पॉइंट जो है एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के बीच में अगर आपको एंगल चाहिए तो अभी हमने पढ़ा कि इनकी एडिशन जो है वो कुछ ऐसी होती है, टेल फिर हेड एंड टेल ऐसे होती है। सॉरी गलत बोला मैंने, टेल एंड हेड ऐसे होती है। तो इन्हीं दोनों वेक्टर्स की हम लोग एडिशन कर सकते हैं। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो उसकी एडिशन नहीं होगी। तो लेकिन एंगल में इसके अपोजिट है। एंगल जो हम लोग लेते हैं वो हमेशा हम ऐसे लेते हैं, दो वेक्टर्स के टेल एंड टेल के बीच में ही एंगल बन सकता है, वही एंगल वैलिड होता है। और दो वेक्टर्स के हेड एंड हेड के बीच में ही एंगल बन सकता है, वही वैलिड होता है। मतलब अगर मुझे इस P बार का एंड ये Q बार है, इन दोनों का अगर मुझे एंगल लेना है तो इन दोनों के टेल के बीच में जो एंगल रहेगा, दोनों की टेल कनेक्ट होनी चाहिए और फिर उन दोनों के बीच में जो एंगल रहेगा उसी को हम लोग बोल सकते हैं एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। या फिर दो वेक्टर से एक हेड है और ये दूसरा हेड है, तो इन दोनों के हेड दूसरे को कनेक्ट होंगे, इन दोनों के बीच का ही एंगल वैलिड यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं। अगर कुछ ऐसा वेक्टर है तो इन दोनों के बीच का एंगल हम लोग नहीं ले सकते। सॉरी दिख नहीं रहा। अगर ऐसा वेक्टर है, एक ऐसा वेक्टर है और दूसरा ऐसा वेक्टर है, तो यहाँ इसकी टेल है और यहाँ इसका हेड है, तो इन दोनों के बीच का एंगल हम लोग नहीं ले सकते। एंगल में उल्टा है। एडिशन में हमने किया था वो, बट एंगल में इसमें उल्टा लेना पड़ता है। दोनों का टेल कनेक्ट होना चाहिए, हेड कनेक्ट होना चाहिए, दोनों के बीच का ही एंगल हम लोग ले सकते हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल में लेती हूँ, उससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। टॉपिक बहुत ईजी है, आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कभी कभी वो लोग ये दो वेक्टर्स के बीच का एंगल बताओ ऐसे पूछ सकते हैं। देखो ये दो वेक्टर से इन दोनों के बीच का एंगल आपको बताना है। तो ये वेक्टर का टेल और ये वेक्टर का टेल एक दूसरे को कनेक्ट है, इन दोनों के बीच में तुरंत आप एंगल बोलोगे कितना है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब एक दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। देखो आपको एक एग्जाम्पल दिया है, ये पहला वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है, इन दोनों के बीच में एंगल 120 डिग्री दिया है, लेकिन ये वैलिड है कि यहाँ थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री आ सकता है? नेवर, क्योंकि देखो इसका हेड है और इसका टेल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वेक्टर को हम लोग ऊपर शिफ्ट करेंगे ऐसे। देखो कैसे, ये वेक्टर मैंने एज इट इज रखा ये वाला, और ये वेक्टर को मैंने ऐसे ऊपर शिफ्ट किया, तो ये वेक्टर यहाँ पे आ गया है ना। तो इसको ऐसे, ये पहले यहाँ पे था, अब मैंने उसको ऊपर शिफ्ट किया। ये एंगल कितना है, यहाँ पे दिया है 120 डिग्री। ये टोटल एंगल कितना होता है, ये टोटल एंगल कितना होता है, दैट इज 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में से ये 120 गया तो बचा हुआ कितना रहेगा, दैट इज 60 डिग्री। तो इस केस में एंगल क्या रहेगा, एंगल इज इक्वल टू रहेगा 60 डिग्री, क्योंकि इन दोनों के टेल के बीच का एंगल हमें लेना है। ये एंगल हम लोग यहाँ पे नहीं ले सकते। अगर ये 120 डिग्री दिया है तो इसको ऊपर शिफ्ट करो और फिर इन दोनों के बीच का जो एंगल है 60 डिग्री वो हमें लेना है। समझ में आया? ये दूसरा एग्जाम्पल है।
या फिर इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो, अगर ये वेक्टर मैंने एज इट इज रखा, यहाँ पे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको मैंने एज इट इज रखा, इस वेक्टर को एज इट इज रखा, और इस वेक्टर को मैंने पीछे शिफ्ट किया। मतलब ये वेक्टर को, ये पहले ये ऐसे था, इसको उठा के मैं एज इट इज ऐसे पीछे ले गई। मतलब इसको उठा के मैं यहाँ पे ले गई, है ना, ऐसे। तो ये आपका दूसरा वेक्टर रहेगा। ये वेक्टर को हम पीछे ले गए, तो ये एंगल कितना है यहाँ पे 120 डिग्री। ये टोटल एंगल कितना है 180। 180 में से 120 क्या है, तो ये कितना बनेगा 60 डिग्री। यहाँ दोनों का हेड हेड कनेक्ट हो रहा है, ये भी चलेगा। यहाँ दोनों का टेल टेल कनेक्ट हो रहा है, यहाँ दोनों का हेड हेड। हमें टेल या टेल, हेड या हेड, दोनों के बीच में एंगल चाहिए, तो ये होगा आपका 60 डिग्री। ये दोनों सेम आ रहे हैं, देखो 60-60। मतलब आप कौन से भी वेक्टर को शिफ्ट करो चलेगा, लेकिन पैरेलली ही शिफ्ट करना है। ओके, ऐसे आप लोग कर सकते हैं। तीसरा एग्जाम्पल देखो, इन दोनों के बीच में एंगल दिया है 60 डिग्री। क्या आएगा एंगल, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। बहुत सिंपल, क्योंकि दोनों का क्या क्या कनेक्ट है, हेड हेड कनेक्ट है, मतलब ये एंगल 60 डिग्री रहेगा। ये बहुत ही सिंपल था, यहाँ पे शिफ्टिंग नहीं करना था। चौथा एग्जाम्पल देखो, ये हेड टेल, इन दोनों के बीच में एंगल दिया है 150 डिग्री। तो अभी हम इसको शिफ्ट करेंगे। पहले मैं इसको शिफ्ट करती हूँ। इसको अगर मैंने शिफ्ट किया तो ये यहाँ पे ये एज इट इज रहेगा, और इसको मैं ऊपर शिफ्ट करती हूँ तो यहाँ पे आएगा। ये पहले था, ये कितना था 150। ये दोनों में कितना होता है 180। 180 में से 150 गया तो बचा हुआ कितना रहेगा 30 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा कितना बना, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ऐसे भी शिफ्ट कर सकते हो, या फिर इसको शिफ्ट करो। इसको मैंने ऐसे नीचे शिफ्ट किया है ना, नीचे शिफ्ट करने के बाद ये कितना है 150। तो ये दोनों के बीच में कितना रहेगा 180। 180 मतलब यहाँ पे कितना रहेगा 30 डिग्री। तो यहाँ दोनों कैसे भी शिफ्ट करके देखो, इसको शिफ्ट करो, इसको शिफ्ट करो। यहाँ पे हेड के बीच में आ रहा है 30 डिग्री, यहाँ टेल के बीच में आ रहा है 30 डिग्री, लेकिन दोनों में एंगल सेम आ रहा है। तो ऐसे भी आप लोग शिफ्टिंग कर सकते हो। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी, बी एंड सी एंड डी, ए एंड डी, सी एंड बी। ऐसे बहुत सारे एंगल्स बन सकते हैं। तो आपको 4 वेक्टर्स दिए टोटल, ए बी सी डी। तो ये चारों वेक्टर्स का आपको एंगल फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग इन वेक्टर्स को अरेंज कर लेते हैं, कॉन्करेंट फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं। मतलब सभी को एक ही पॉइंट से निकल के आना चाहिए। तो ये ए को वेक्टर को मैं ऐसे शिफ्ट करती हूँ, पैरेलली शिफ्ट करती हूँ। सपोज मैंने इसको ऐसे शिफ्ट किया ए बार। दूसरा वेक्टर बी बार, यहाँ पे ऐसे ही एज इट इज हम लोग शिफ्ट करेंगे। तो ये रहेगा यहाँ पे, ये रहेगा बी बार। एक ही पॉइंट से हम लोग कनेक्ट करेंगे, ये बी बार। तीसरा वेक्टर ये डी बार में एज इट इज यहाँ पे शिफ्ट करती हूँ ऐसे, तो ये रहेगा डी बार। और ये चौथा वेक्टर एज इट इज यहाँ पे शिफ्ट करती हूँ ऐसे पैरेलली, तो ये रहेगा सी बार। तो देखो इन्होंने ये एंगल बोला है, ये कितना एंगल है, दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। और ये कितना एंगल बोला है, इट इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये टोटल एंगल कितना होता है 180। 60 प्लस 30 90 गया, तो ये बचा हुआ एंगल कितना रहेगा, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये 90 डिग्री है, ये कितना है, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। ये कितना है, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। सभी एंगल्स मिल गए। तो अभी देखो ए एंड बी में एंगल कितना रहेगा, ए एंड बी में कितना रहेगा, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। बी एंड सी में, बी कहाँ है, ये बी एंड ये सी। बी एंड सी में कितना रहेगा, सी इज इक्वल टू ये 90 प्लस 30, 90 प्लस 30 कितना होगा 120 डिग्री। सिमिलरली सी एंड डी में कितना होगा, सी एंड डी में कितना है 90 डिग्री है। उसके बाद ए एंड डी में कितना होगा, ए एंड डी, ये 30 ये 90, मतलब वापस कितना आएगा 30 प्लस 90 120 डिग्री। उसके बाद बी एंड डी में अगर पूछा तो ये 90 प्लस 60 मतलब 150 डिग्री। ऐसे सभी एंगल आप लोग निकाल सकते हैं। बी एंड डी इज इक्वल टू 150 डिग्री। बस आपको इतना याद रखना है कि यहाँ पे देखो सभी की टेल कनेक्ट हो गई। अगर एक का भी हेड होता तो वो हम लोग कंसिडर नहीं कर सकते। बस इतना याद रखना है, एक तो हेड होना चाहिए, टेल होना चाहिए, तभी उन दोनों के बीच का एंगल हम लोग यहाँ पे काउंट कर सकते हैं।
समझ में आया? तो ऐसे एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए आ सकते हैं। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक बार मैं आपको समराइज करते हुए लेक्चर तब बताती हूँ इम्पोर्टेंट बातें हमने क्या क्या स्टडी की। देखो बच्चों, समरी में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हमने एडिशन देखा, वी बार प्लस क्यू बार इज इक्वल टू क्या होता है, आर बार होता है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पी बार प्लस क्यू बार इज इक्वल टू होता है आर बार। अगर दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में जा रहे, पैरेलल है, तो दोनों की एडिशन होगी। अगर दोनों एंटी पैरेलल है तो दोनों की सब्ट्रैक्शन होगी। ये हमने स्टडी किया। दूसरी बात हमने स्टडी की कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। मतलब पी बार प्लस क्यू बार इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बार प्लस पी बार होता है। तीसरा पॉइंट हमने स्टडी किया कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन एसोसिएटिव भी होता है। मतलब क्यू बार प्लस आर बार होगा, दैट इज इक्वल टू पी बार प्लस क्यू बार इज प्लस क्या होता है, आर बार होता है। इसका उल्टा भी आप लिख सकते हैं। चौथी बात हमने स्टडी की कि वेक्टर को हम लोग पैरेलली ही शिफ्ट कर सकते हैं। वेक्टर कैन बी शिफ्टेड पैरेलली ओनली, वेक्टर कैन बी शिफ्टेड पैरेलली ओनली। ओके, उसके बाद हमने पांचवी बात ये स्टडी की कि एंगल जो होता है दो वेक्टर्स के बीच में, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स हम लोग बस टेल एंड टेल के बीच में ले सकते हैं, हेड एंड हेड के बीच में ही ले सकते हैं। तो ये सभी आज टॉपिक हमने स्टडी किए हैं। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए, तो ये सभी आपको आना चाहिए। ये सभी आप अंडरस्टैंड करो, रटो मत, क्योंकि ये रटने की बात नहीं है। जहां वेक्टर शिफ्टिंग की बात आएगी तब आपको समझ में आना चाहिए कि एक वेक्टर, और एक बात हमने स्टडी की कि एक वेक्टर स्टार्ट होता है टेल से और आगे उसका हेड होता है, तो दूसरे वेक्टर का यहाँ टेल कनेक्ट होना चाहिए और आगे क्या कनेक्ट होना चाहिए, हेड कनेक्ट होना चाहिए। तभी हम इन दोनों का क्या निकाल सकते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर। और रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है वो अपोजिट साइन से होता है। मतलब उसका टेल पहले वेक्टर को टेल के होता है, दूसरे वेक्टर के हेड को हेड कनेक्ट होता है। तो ऐसे रिजल्टेंट वेक्टर होता है। तभी हम इसको पी बार प्लस क्यू बार इज इक्वल टू आर बार लिख सकते हैं। तो ये सभी चीजें हमने आज के लेक्चर में स्टडी की है। तो होप सो आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डालो या फिर मुझे मैसेज करो। मैं वापस लेक्चर जो पॉइंट नहीं समझ में आए वहां पे टिक करके रखो और बाद में जब मैं मिलूंगी आपको तब उसको एक्सप्लेन कर रहे हो, ठीक है। तो बच्चों सब लोग पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच। उसके साथ साथ नोट्स भी निकालो, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज। तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।